मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोग्रामिंग समझना है तो उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एकदम ज़रूरी है। जब यह अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आपको किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में मास्टरिंग आसानी से हो जाएगी, क्योंकि सी लैंग्वेज सभी की मदर लैंग्वेज है। तो आइए शुरू करते हैं। Four important aspects of any languages are the way it stores data, the way it operates upon this data, how it accomplishes input, output, and how it lets you control the sequence of execution of instruction in a program. तो जैसा कि जो भी लैंग्वेज होती है उसमें जो है सभी लैंग्वेज के चार चीज़ें होती है। डेटा को कैसे स्टोर किया जाए, उस पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, और क्या इनपुट दिया जाए, क्या आउटपुट आए, और जो उसके स्टेटमेंट है किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके सीक्वेंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, जिससे हम जो है अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है डेटा को अचीव कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, C is a structured programming language developed at AT&T Bell Lab of USA in 1972। C एक जो है प्रोग्रामिंग भाषा है जो 1972 में USA के जो है AT&T Bell Lab में डेवलप किया गया था। It was designed and written by a man named Dennis Ritchie। यह जो है डिजाइन और तैयार किया गया, लिखा हुआ जो भाषा है आपका जो डेनिस रिची के द्वारा किया गया, प्रपोज्ड इन द लेट 70 के जो 1970 के जो है लास्ट में सी बिगैन टू रिप्लेस द मोर फेमिलियर लैंग्वेजेज ऑफ लाइक PL फर्स्ट, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थी, प्रोसीजर लैंग्वेज थी। 1970 के लास्ट में सी लैंग्वेज जो है एल्गोल और PL जैसी लैंग्वेजेज को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। इट वाज मेड अप द ऑफिशियल बेल लैब्स लैंग्वेज। इट वाज नॉट मेड अप द ऑफिशियल बेल लैब लैंग्वेज। यह जो है बेल लैब का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन पाया था जो है। 10 Without any advertisement, C reputation spread and its pool of user grew। क्योंकि यह बेल जो लैब था उसका ऑफिशियल लैंग्वेज सी उस समय नहीं बन पाया था, इसलिए बिना एडवर्टीजमेंट के इसका रिपुटेशन जो है बढ़ रहा था। एंड इस पूल ऑफ यूजर ग्रीव, और इसमें इसके जो है यूज करने वाले जो लोग थे वो बढ़ रहे थे। रिची सीम टू हैव बीन रादर सरप्राइज्ड that so many programmers preferred C to older language like Fortran, PL first, or are the newer one like Pascal and APL, but that's what happened। रिची ने देखा जो है कि जो लोग पहले फोर्टान, पास्कल और PL लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो भी जो है हमारी लैंग्वेज को प्रीफर कर रहे हैं, तो इसमें सरप्राइज होने लगा, आश्चर्य होने लगा। पॉसिबली वाई सी सीम सो पॉपुलर, इट इज़ बिकॉज, आखिर जो है सी को पॉपुलर होने का रीजन क्या था? इट इज़ रिलायबल, इसको प्रयोग करना आसान था जो है, भरोसेमंद था जो है, सरल था। एंड ईजी टू यूज, इट इज़ रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज। मोर एवर in an industry where newer languages, tool and technology emerge and vanish day in day out, a language that survived over 3 decades to really good। जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ जो है काफ़ी लैंग्वेजेज आए, लेकिन 3 डिकेड्स में जो है यह लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज जो अपना स्थान बनाए हुए है तो निश्चित है कि इसका कोई बहुत बड़ा कारण होगा। एंड opinion
that is often heard today, C has been already superseded by the like C++, C Sharp and Java. जैसा कि हम जानते हैं कि C++, C Sharp एंड जावा क्या है, सी लैंग्वेज का ही जो है एक सुपर सेट लैंग्वेज है, जिसके जो है फॉर्मेट जो है, प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है इस मदर लैंग्वेज से मैच करता है. आगे देखिए, लर्न सी टूडे, आई सीरियसली बेग टू डिफर विथ दिस ओपिनियन, देर आर सेवरल रीजन फॉर दिस. हम लोग जो है देखिए करंट में जो है ढेर सारे लैंग्वेजेज हैं, आखिर जो है हम जो है सीख के रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई क्यों जा रहा है, इसके बिहाइंड बहुत बड़ा कारण है, जिसमें आपका फर्स्ट आपको बताने जा रहे हैं कि आई बिलीव डैट नो बॉडी कैन लर्न C++ और जावा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो है नो बॉडी कैन लर्न C++ और जावा डायरेक्टली. कोई भी व्यक्ति जो है C++ और जावा को डायरेक्टली जो है लर्न नहीं कर सकता है. दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है, while learning these languages you have things that like class, object, inheritance, polymorphism, template, exception handling, reference. तो जैसा कि C++ एंड जावा में क्या होता है कि हमें जो है स्टडी करना होता है, क्लास क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टेम्पलेट क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है एंड रेफरेंसेस क्या होते हैं. तो जैसा कि हम जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या क्लास की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, तो उसके बेसिक जो एलिमेंट्स होता है वह जो वहीं सी का बेसिक कोड ही होता है. इस कारण से हम जो है सबसे पहले जो है सी को जो है पढ़ना जो है ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं. जब हमें जो है किसी लैंग्वेज का बेसिक एलिमेंट्स आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, टेम्पलेट समझाना जो है बच्चों को आसान हो जाता है. टाइम भले लगेगा, लेकिन जब उसके बेसिक एलिमेंट्स आ जाएगा तो उसका जो है लेंदी कोड कैसे बन रहा है वो लिखना हमें आ जाएगा. यही ये पहला कारण है. दूसरा कारण देखिए, C++, C# और जावा मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम. C++, C# और जावा जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें जो भी हमारा जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है यह ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है. दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हैज लॉट ऑफ एडवांटेज टू ऑफर. यह ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जो होता है इसके काफ़ी एडवांटेजेज हैं. बट इवन वाइल यूजिंग दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल you would still need a good holder over the language element of C and basic programming skills. तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि हमें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो भी प्रिंसिपल है यह क्लियर होना चाहिए, और उप्स के जो फीचर्स हैं उसके बेसिक में जो है क्या होता है, सी का ही स्पेसिफिक कोड को इंटीग्रेट करके बनाया गया होता है. इसलिए जो है हमें जो है सी लैंग्वेज का जो है कंसेप्ट जानना जरूरी होता है. आगे देखिए, थ्रू मेनी C++ एंड जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग टूल्स एंड फ्रेमवर्क हैव आल्सो इवॉल्व ओवर द ईयर्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ सी is still unchallenged because knowing or unknowingly while these framework and tools you would be still required to use the core C language elements. तो करंट में आज जो है करंट सिनेरियो में काफ़ी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके जो है काफ़ी क्या होते हैं, फ्रेमवर्क आते हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसके जो है बेसिक में क्या होता है कि हमें जो है जो कोड होते हैं वह सी के होते हैं. इस कारण से हमें जो है सी को जानना जरूरी होता है. आगे देखते हैं कि हमारा जो करंट में जो बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, जिसका नाम जानते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनिक्स है, एंड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये खुद जो है सी में लिखे हुए हैं. इसलिए हमें जो है सी का इम्पोर्टेंस जो है इसी से समझ में आज समझा जा सकता है कि यह कितना जो है पावरफुल लैंग्वेजेज है. आगे देखते हैं, मोबाइल डिवाइसेस लाइक सेलुलर फोन एंड palm tops are becoming increasingly popular. करंट जो ट्रेंड चल रहा है इसमें पाम
लैपटॉप्स एंड मोबाइल जो डिवाइसेस है तेज़ी से इनका जो है इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. आल्सो कॉमन कंज्यूमर डिवाइसेस लाइक माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा आर गेटिंग स्मार्टर बाय द डे. जो करंट में जो है जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, स्टार्टर हुआ, स्मार्ट डोर हुआ, ढेर सारे डिवाइसेस आ रहे हैं जो क्या होते हैं, स्मार्ट गाड़ियां हैं. उसमें क्या हो रहा है, आपने सुना होगा कि कुछ स्कॉर्पियो हैं और जो करंट जो हाई क्वालिटी की जो कार्स आ रही हैं उसमें होता क्या है, वह जो है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है. जो हमारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं एम्बेडेड बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है. इस कारण से जो है यह जो है पॉपुलर है, इम्पोर्टेंस इसका है, इसलिए इसको जानना जरूरी है. क्योंकि इसका जो है हायर टू स्मॉल हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लेवल पर इसका यूज किया जा रहा है. आगे देखते हैं, कुछ कंप्यूटर गेम्स है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, सी लैंग्वेज का यूज करते हैं. क्योंकि सी लैंग्वेज क्या होता है, इसमें जो है हायर लेवल एंड लो लेवल दोनों में इसका प्रोग्रामिंग किया जाता है. लोअर लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने से क्या होता है, प्रोग्राम हमारा फास्टर रन करता है. जिससे क्या होता है कि जो गेमिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो होता है, जो सीन होता है और जो बुलेट होता है, जहाँ पर जिस तरह से हम जो है चीज़ों को दिखाना चाहते हैं उसको उस तरह से जो है रियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो है एक जो रियल फीलिंग जो बच्चों को फील होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एट टाइम वन इज रिक्वायर्ड टू वेरी क्लोजली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस. तो सी लैंग्वेज के हेल्प से हम जो है हार्डवेयर डिवाइसेस को बहुत क्लोजली आसानी से जो है अच्छे से उसको हैंडल करते हैं. सिंस सी प्रोवाइड सेवरल लैंग्वेजेज एलिमेंट दैट मेक द इंटरेक्शन फिजिबल विदाउट कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस, इट इज़ प्रीफर्ड चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर. क्योंकि सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया गया होता है वह जो है अदर लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उससे कंपैरिजन में क्या होता है, फास्टर रन करता है. तो ये सब सारे कारण थे जिसके कारण से जो है सी लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है. आई होप दैट दीज आर द वेरी कन्वीनियंस रीजन व्हाई वन शुड अडॉप्ट सी एज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्वेस्ट फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. यही सब सारे कारण है जिसके कारण से हमें फर्स्ट स्टेप में जो है सी लैंग्वेज को स्टडी करना जरूरी है. तो ठीक है, तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं. गेटिंग स्टार्टेड विथ सी. कम्युनिकेटिंग विथ ए कंप्यूटर इन्वॉल्व स्पीकिंग द लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड which immediately rules out English as the language of communication with computer. तो हमें जब है कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए जो कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ सके. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह से इंग्लिश क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है, क्योंकि सारे लोग जो है इसको जानते हैं. एक यूनिक भाषा बनाया गया है इसीलिए कि जो है कोई भी जो है इसको थोड़ा बहुत जान जाए तो इसकी जो है चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकता है. उसी तरह से हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, जस्ट इंग्लिश की तरह है, तो इसको समझना आसान है. अगर किसी को जो है थोड़ा सा इंग्लिश की लिटरेसी है तो सी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है, सीख सकता है. However, there is a close analogy between learning English language and learning C language. यहाँ पर जिस तरह से इंग्लिश को जो है स्टडी करने के लिए जो है हमें जो है जो भी हमें जो है रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होता है, उसी तरह से सी लैंग्वेज सीखना है तो सी को उसी तरह से हमें जो है सीखने के लिए हमें जो है इसके कुछ सिंबल को सीखना जरूरी होता है. द मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज टू फर्स्ट लर्न अल्फ़ाबेट्स. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश को सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है, उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखना होता है. अल्फ़ाबेट से हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, अल्फ़ाबेट से मिलाकर क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं. उसके साथ जो है अल्फ़ाबेट से जब हमें बच्चों को बनाना सीख जाते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि बच्चों सेंटेंस बनाओ. तो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में सेट ऑफ वर्ड्स ही तो होते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखे गए होते हैं. तो उसी तरह से हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें भी क्या होता है, सबसे पहले जो है जो भी वर्ड बनते हैं वह आपके जो है अल्फ़ाबेट से बनते हैं. ठीक है.
और कुछ चीज़ें बनती है, जैसे नंबर है तो हमारा नंबर बनता है डिजिट से बनता है, और कुछ चीज़ें बनती है हमारे जो है स्पेशल सिंबल से बनते हैं। तो इसको आइए हम लोग ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश सीखना होता है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट बच्चों को सिखाया जाता है। तो अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं, जिससे हम पूरी जो है बुक को लिख सकते हैं। और स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज, देखिए सी में क्या है, सबसे पहले बच्चे हम लोग अल्फ़ाबेट सीखते हैं। तो इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट हम जानते ही हैं, तो जान रहे हैं अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। 26 लेटर जो भी होते हैं, A to Z होते हैं स्मॉल लेटर, एंड A to Z कैपिटल लेटर्स में। डिजिट्स होते हैं 0 to 9। स्पेशल सिंबल होते हैं जो भी, जैसे प्लस माइनस एट द रेट, राउंड ब्रैकेट जो भी है, कर्ली ब्रेसेस है, तो जो भी अदर सिंबल है अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट के बियॉन्ड जो भी सिंबल आपके कीबोर्ड डिवाइस पर आ रहे हैं वह आपके क्या हैं, स्पेशल सिंबल में आते हैं। तो इससे हम क्या बनाते हैं, इसी जो है हम जो है फर्स्ट स्टेप में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, इनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, और कीवर्ड्स बनाते हैं। कांस्टेंट आप जानते होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो क्या होती है, चेंज नहीं होती। वेरिएबल क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती रहती है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारा जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, इसको जिन्होंने बनाया है मशीन को समझने के लिए कुछ वर्ड्स जो है डिफाइन कर दिया गया है कि जैसे हमारा प्रोग्राम जो रन करना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दे, और जैसे प्रोग्रामर जो है कुछ जो अपना जो है प्रोग्राम बनाना चाहे तो कुछ जो है वर्ड्स का यूज करके जो है अपना जो है अपने फार्म में जो प्रोग्राम को लिख सकता है। इसके बाद जो है कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड से जो है क्या बनते हैं, इंस्ट्रक्शन बनते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, और स्टेटमेंट्स को मिला करके जो है सेट ढेर सारे इंस्ट्रक्शन को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है बच्चों जो है देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर सेट क्या होता है। एक कैरेक्टर डिनोट्स एनी अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। कोई कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर डिनोट्स एनी अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट बोलते हैं। तो कैरेक्टर सेट में क्या आते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट बोला गया तो आपको समझना है कि ABCD कहाँ तक, Z तक, A to Z कैपिटल लेटर में और A to Z स्मॉल लेटर में, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद डिजिट, डिजिट का मतलब आपको समझना है, डिजिट का अर्थ है 0 to 9। कितने डिजिट हुए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट हो गए, काउंट कर लीजिएगा 10 आएंगे। और इसके अलावा जो सिंबल बचते हैं वो आपके आते हैं स्पेशल सिंबल में आते हैं। इसको मिलाकर हम बनाते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसा आप जानते हो कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु, हम उसको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसको ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। अल्फ़ाबेट्स में देखिए आपके सामने है, अल्फ़ाबेट्स में A to Z है, स्मॉल में है A to Z, डिजिट्स में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अलावा जो भी आपके कीबोर्ड डिवाइस पर, या आपका जो अगर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन पर जो भी सिंबल आ रहे हैं, जैसे देखिए टिल्ड सिंबल है, एपोस्ट्रोफी सिंबल है, एक्सक्लेमेशन सिंबल है, एट द रेट है, हैश सिंबल है, परसेंट सिंबल है, कैरेट सिंबल है, एंड सिंबल है, एस्टेरिस्क सिंबल है, पैरेंथेसिस सिंबल है, अंडरस्कोर सिंबल है, हाइपन सिंबल है, प्लस सिंबल है, असाइनमेंट सिंबल है, पॉइंट सिंबल है, बैक स्लैश सिंबल है, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कोलन है, सेमी कोलन है, डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, कामा है, डाट है, क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है। तो ये सब हमारे जो सिंबल हैं यह आपके आ रहे हैं स्पेशल सिंबल्स में। आइए बच्चों अब बात करते हैं कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो बच्चा, द अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड
फार्म कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर राइटर कह रहे हैं, कानतकर जी कह रहे हैं कि जब हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर और स्पेशल सिंबल को एक स्पेसिफिक फार्म में कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनते हैं? कांस्टेंट बनते हैं, वेरिएबल बनते हैं और कीवर्ड्स बनते हैं। लेट अस सी व्हाट आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन सी। आइए देखते हैं कि कांस्टेंट, सी में कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं, क्या हैं। ए कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एक कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी वस्तु है जो चेंज नहीं होती। व्हेयर एज, जबकि एक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है, वेरिएबल का मतलब होता है चर, कांस्टेंट का अर्थ है हिंदी में अचर, चर का अर्थ है जो चेंजेबल। वेरिएबल जो चेंज हो जाए, जो चेंज हो सकती है उसे कहते हैं वेरिएबल। जो चेंज नहीं हो सकती उसे कहते हैं कांस्टेंट। इन एनी प्रोग्राम वी टिपिकली डू लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। किसी भी प्रोग्राम में हम जो है लॉट्स ऑफ गणना करते हैं, ढेर सारे गणनाएं करते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। और कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। लाइक ह्यूमन मेमोरी द कंप्यूटर मेमोरी आल्सो कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। जैसे हमारा मानव का जो मेमोरी होता है उसी तरह से कंप्यूटर में भी जो है लाखों मेमोरी सेल्स होते हैं। द कैलकुलेटेड वैल्यू आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी सेल्स। कैलकुलेशन के बाद, गणना के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं उसको हम मेमोरी में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। टू मेक द रिट्रीव्ड एंड यूजेज ऑफ दिस वैल्यू इजी, दिस मेमोरी सेल्स आर गिवन नेम। तो मेमोरी सेल में जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसको इजीली रिट्राइव कर लें, इसके लिए जो है मेमोरी सेल को हम जो है एक नेम प्रोवाइड करते हैं। मेमोरी सेल को हम क्या करते हैं? एक नेम देते हैं। सिंस द वैल्यू स्टोर्ड इन ईच मेमोरी इन ईच लोकेशन में चेंज द नेम गिवन टू दीज लोकेशंस आर कॉल्ड वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर यह बात किया जा रहा है कि जो मेमोरी सेल्स में जो डेटा होता है उसको एक नेम प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल नेम बोलते हैं। कंसीडर द एग्जाम्पल। जैसे देखिए बच्चों, हमने जो है 3 इज स्टोर्ड इन ए मेमोरी लोकेशन एंड ए नेम यक्स। हमने जो है एक मेमोरी सेल में जो है वैल्यू 3 स्टोर किया और उसका नाम क्या दे दिया? यक्स। देन वी आर असाइनिंग न्यू वैल्यू। और उसके बाद तो हम सबसे पहले मेमोरी में क्या कर रहे हैं? एक डेटा को 3 स्टोर कर रहे हैं और उसका नाम क्या दे रहे हैं? यक्स। और कुछ समय बाद उसी सेल में हम जो है न्यू वैल्यू 5 स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? यक्स। तो जैसे आपको बता दें कि जो हमारा सेल होता है एट ए टाइम किसी भी सेल में एक वैल्यू स्टोर हो सकता है। अगर किसी सेल में हम 3 स्टोर किए हैं और उसमें जो है जैसे 5 हमने स्टोर कर दिया तो जो ओल्ड वैल्यू होती है मशीन क्या करती है? उसको रिप्लेस कर देता है न्यू डेटा से और उसका नाम वही रहेगा। यक्स है तो यक्स रहेगा। उस सेल का नाम अगर यक्स रखा गया है तो उसका नाम यक्स रहेगा। जैसे यहाँ पर देखें आप लोग डायग्राम से, एक सेल है इसका नाम यक्स है, उसकी वैल्यू कितना है? 3 है। तो इसको नीचे लिखा गया है यक्स असाइनमेंट बाई 3। अब कुछ समय बाद उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया? 5। तो देखिए यक्स का असाइनमेंट कितना हो जाएगा? 5। सिंस द लोकेशन हुज नेम इज यक्स
कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम, x इज नोन एज वेरिएबल। तो जैसा हमने बताया कि वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी एक ऐसा नेम होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंजेबल, में भी चेंज हो सकती है जब हम चेंज करना चाहें। और कांस्टेंट क्या होता है, एक मेमोरी सेल की जो वैल्यू होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको मशीन क्या करेगी, फोर्सफुली जो है वायलेट करेगी, जब आप चेंज करना चाहोगे चेंज नहीं करने देगी। चलिए बच्चों, तो आगे जो है अब हम बात करते हैं जो है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट्स आर दैट क्वांटिटीज दैट वी कैन नॉट चेंज इन एनी वेज। तो कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, कांस्टेंट जो है दो तरह का होता है, प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। तो देखिए इसको ब्लॉक डायग्राम समझते हैं कि कांस्टेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए सी कांस्टेंट को दो भागों में बांटा जा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो देखिए बच्चों, प्राइमरी कांस्टेंट में देखिए तीन चीज़ें आती हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट में देखिए बच्चों आता है एरे आता है, पॉइंटर आता है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है और इनम टाइप आता है, इन्यूमरेटेड टाइप। तो ये जो टॉपिक्स है पहले जो है हम बात करेंगे बेसिक या प्राइमरी कांस्टेंट को हम फंडामेंटल टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सब एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। एट दिस स्टेज वी वुड रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू ओनली प्राइमरी। देखिए राइटर कह रहे हैं कि हम अभी यहाँ पर प्राइमरी कांस्टेंट को ओनली डिस्कशन करना चाहेंगे, जिसका नाम है इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। लेट अस सी द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ दिस कांस्टेंट। आइए इसका डिटेल में हम लोग जो है देखते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट सर्टेन रूल हैव बीन लेड डाउन। तो डिफरेंट तरह के जो कांस्टेंट होते हैं इसके लिए कुछ सर्टेन रूल बनाया गया है जिसे फॉलो करना होता है। दीज रूल्स आर एज अंडर, यह रूल इस प्रकार से नीचे है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। तो जैसा देखिए इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर का सबसे अर्थ ये समझना है कि ऐसा नंबर, ऐसी वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है उसे बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। देखिए राइटर साहब क्या कह रहे हैं ये समझिए आप, क्योंकि हम आपको बुक का बात बता रहे हैं कि राइटर ने क्या लिखा है, जिससे सारे बच्चे बुक को आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें और हायर लेवल की जॉब में जा सकें। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट कहता है एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। इंटीजर कांस्टेंट अगर हमें बनाना है तो उसमें कम से कम एक डिजिट होगा। वह डिजिट 0 to 9 में से कोई भी डिजिट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट कहता है इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है इट कैन बी पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। इफ नो साइन प्रीसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज टू बी पॉजिटिव। अगर जो है इंटीजर कांस्टेंट से पहले कोई साइन नहीं लिखा गया है तो आपको समझना है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है। और अगला पॉइंट कहता है कि नो कामाज और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। किसी भी इंटीजर कांस्टेंट में, किसी भी इंटीजर वैल्यू में, नंबर में कामा या ब्लैंक प्रोवाइड नहीं कर सकते। और देखिए आगे हम बताने जा रहे हैं इंटीजर कांस्टेंट का जो रेंज है
अब देखिए जो रेंज है यह आपका मशीन टू मशीन वेरी करता है। ओल्ड जो मशीन है, जो टर्बो सी कंपाइलर है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है -32,768 टू प्लस 32,767 वैल्यू स्टोर, मतलब इसी रेंज में वैल्यू हमारी स्टोर होगी। निगेटिव वैल्यू से कम भी नहीं स्टोर कर सकते और पॉजिटिव वैल्यू से अधिक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यह 16 बिट कंपाइलर के लिए रेंज है। अगर जो है हमारा जो है कंपाइलर जो है 32 बिट्स का होगा या विजुअल स्टूडियो का कोड लिख रहे होंगे तो उसमें आपका जो रेंज होगा -21, 46 और सॉरी उसमें जो रेंज है आपका जो है अलग होगा। तो इसको जो है इसको हम बता देंगे, एक सेकेंड, या बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सॉरी फॉर डैट। तो जैसा कि आपका जो 32 बिट कंपाइलर होगा तो उसका जो रेंज होगा बच्चों जो है -21, 47, 48, 36, 48 टू 21, 47, 48, 36, 47 रेंज में वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये जो चीज़ें मैं बताया रेंज जो है यह मशीन डिपेंडेंट है, इसको आप जानते रहिए। ठीक है, इसको मशीन पर टेस्ट कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर से कि कितना जो है बाइट्स मेमोरी ले रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर आइटम लिखा हुआ है, ये आपका 16 बिट कंपाइलर के लिए है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि फॉर ए 32 बिट्स कंपाइलर द रेंज वुड बी इवन ग्रेटर। तो जो 32 बिट्स कंपाइलर है इनके लिए जो रेंज होगा वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इंटीजर कांस्टेंट की। देखिए वैल्यू कैसे जो है हम राइट करते हैं, कोई भी डिजिट, जैसे 426 है, यह एक इंटीजर कांस्टेंट है। 782 है, यह एक इंटीजर कांस्टेंट है। प्लस लिखें तो भी प्लस है, नहीं लिखते हैं तो भी प्लस है। -8000 है, यह इंटीजर कांस्टेंट है। -7605 ये भी इंटीजर कांस्टेंट है। तो यह आपके क्या एग्जांपल्स हैं इंटीजर कांस्टेंट के। आगे बच्चों चलते हैं रियल कांस्टेंट। तो जैसा कि आपको बता देते हैं कि जो हमारा रियल कांस्टेंट का अर्थ समझना है कि ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है उसको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो रियल कांस्टेंट आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट को फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट है, उसकी पोजीशन क्या होता है, चेंज हो सकता है। जैसे आगे हम लोग इसको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करेंगे। पहले हम लोग रूल देख लेते हैं क्या है। ए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। रियल कांस्टेंट में भी क्या है, कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट की, कह रहा है इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट। रियल कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, तो इसमें जो है डेसिमल पॉइंट भी मस्ट है, डेसिमल पॉइंट रहेगा। यह भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। डिफॉल्ट साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर भी हम जो है रियल कांस्टेंट कोई बना रहे हैं तो उसमें जो है कामा, ब्लैंक स्पेस, ठीक है, अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल देखिए इस पे 325.34, 426.0, -32.76, -48.5792, ये सभी क्या हैं, हमारे रियल कांस्टेंट है। आगे देखिए, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रियल कांस्टेंट इज यूजुअली यूज्ड इफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल। तो जैसा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब जो है वैल्यू जो है हमारा क्या होता है, बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को मैं बता देता हूं कि अर्थ का मास, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे
तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो आपने देखा होगा कि 6.24 या 25 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो देखिए अगर 24 किलोग्राम का अर्थ क्या है, 10⁻24, तो यह जो है आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो जहाँ पर वैल्यू बहुत बड़ा हो, या आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आपने देखा होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है बहुत कम होता है, बहुत छोटा, बहुत लेस वैल्यू होती है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको आगे एग्जांपल से देखते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन द रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट इन टू पार्ट। द पार्ट अपीयरिंग बिफोर ई इज कॉल्ड मंटीसा, वेयर एज पार्ट फॉलोड बाय ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में हम डेटा को टू पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। एक मंटीसा होता है, दूसरा एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, द मंटीसा पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय ए लेटर ई। मंटीसा एंड एक्सपोनेंट पार्ट के बीच में जो है हम एक सेपरेशन देते हैं ई से। मंटीसा पार्ट हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो मंटीसा जो पार्ट होता है वह पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। डिफॉल्ट साइन पार्ट इज पॉजिटिव। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट which must be positive or negative integer. Default sign is a positive. तो आगे देखते हैं, डिफॉल्ट साइन जो है मंटीसा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और आगे द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। देखिए एक्सपोनेंट में कह रहे हैं कि कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। विच मस्ट बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। तो देखिए हर जगह मंटीसा हो या एक्सपोनेंट, जो डिफॉल्ट साइन का अर्थ यह है कि जब हम साइन नहीं लिखेंगे तो मशीन क्या समझेगा, पॉजिटिव डेटा है। रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज -3.4 E38 टू 3.4 E38। इसका जो रेंज लिखा है इतना है। ठीक है, और यह जो है कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि +3.2 E-5 इसका अर्थ क्या है। अगर 3.2 इंटू 10⁻⁻5 को रियल या सी प्रोग्रामिंग में लिखना है तो ऐसे राइट करेंगे, 3.2 E-5। 4.1 E8 है, इसका अर्थ क्या है मैथमेटिक्स में, 4.1 इंटू 10⁸8। ठीक है, इसी तरह से और वैल्यूज हैं। अब आगे बच्चों बात करते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। तो देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट हम कैसे बनाते हैं। एक कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल अल्फ़ाबेट, ए सिंगल डिजिट और ए सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कामाज। किसी भी चाहे वह अल्फ़ाबेट्स हो या डिजिट्स हो या स्पेशल सिंबल हो, किसी भी तरह का जो कैरेक्टर सेट की कोई भी एक कैरेक्टर को जब हम सिंगल कोट में राइट करते हैं तो वह क्या बन जाता है, कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर
मैक्सिमम लेंथ जो कैरेक्टर कांस्टेंट का कितना होता है 1। एग्जाम्पल देख लीजिए, कैपिटल ए को सिंगल कोट में लिखा गया, आई को सिंगल कोट में लिखा गया, 5 को लिखा गया सिंगल कोट में, असाइनमेंट को लिखा गया सिंगल कोट में। ये सब क्या बन गए? कैरेक्टर कांस्टेंट बन गए। ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। एज वी सा अर्लियर, जैसा हमने पहले देखा, एन एंटिटी डेट में वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ए वेरिएबल। ऐसी एक वस्तु जो प्रोग्राम रन करते समय चेंजेबल है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल नेम्स आर नेम गिवन टू लोकेशन इन मेमोरी। वेरिएबल नेम्स ऐसा नेम होता है जो मेमोरी लोकेशन को क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। These locations can contain integer, real और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। जैसे जो भी हम सेल रिजर्व करते हैं उसका एक नाम देते हैं, उसी नेम को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर में आपका वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है। In any language the type of variable that it can support depend on types of constant that can handle। कोई लैंग्वेज वह डिपेंड करता है कि कितने तरह का जो उसका नाम क्या रखे, या डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है कितने तरह के कांस्टेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है। दिस इज बिकॉज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड ओनली द सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर टाइप का जो कांस्टेंट होता है उसमें उसी तरह के कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड ओनली एंड इंटीजर कांस्टेंट। तो कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो वह जो है इंटीजर टाइप के कांस्टेंट को होल्ड करेगा। ठीक है। कोई रियल टाइप का वेरिएबल है तो रियल टाइप का वेरिएबल रियल कांस्टेंट को होल्ड करेगा। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है वह कैरेक्टर कांस्टेंट को होल्ड करेगा। ठीक है। द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट आर डिफरेंट। अलग अलग तरह के कांस्टेंट को बनाने के लिए अलग अलग तरह के रूल्स हैं। हाउएवर फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम ऑफ ऑल टाइप्स द सेम सेट ऑफ रूल्स अप्लाई। वेरिएबल नेम चाहे जिस तरह का बनाए उसके जो है जो रूल्स होता है वह जो है सेम होता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं बच्चों कि हम वेरिएबल का नाम कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वेरिएबल नेम इज एनी कम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स आर अंडरस्कोर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कोई भी वेरिएबल नेम हम ज़्यादातर बनाते हैं जो सिग्निफिकेंट है। सबसे बड़ी बात यह है, सिग्निफिकेंट का अर्थ यह है कि हम कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल नेम हो वह 31 कैरेक्टर से एक्सीड न करे, क्योंकि पुराने नए जितने भी कंपाइलर्स हैं 31 कैरेक्टर्स को सभी फॉलो करते हैं। ठीक है। तो वायलेशन ना हो पाए कंपाइलर टू कंपाइलर, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल नेम है 31 कैरेक्टर का हो। और कैसे बनाएंगे? इसमें आपका जो है अल्फ़ाबेट्स होगा, डिजिट्स हो सकता है और कुछ अंडरस्कोर भी हो सकता है। अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर के हेल्प से हम जो भी वेरिएबल नेम बनाएंगे उसका लेंथ मैक्सिमम कितना रखेंगे? 31 कैरेक्टर्स। अगला रूल देखिए, द फर्स्ट कैरेक्टर इज द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। ये कह रहे हैं कि जो पहला कैरेक्टर होगा वेरिएबल नेम का वह अल्फ़ाबेट्स हो सकता है या अंडर स्कोर हो सकता है। इसमें से ही कोई एक होगा, अल्फ़ाबेट्स होगा या अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा कोई दूसरा जो है सिंबल नहीं आएगा। कामा अलाउड नहीं है। वेरिएबल नेम में कह रहे हैं कि कामा अलाउड नहीं है, स्पेस अलाउड नहीं है और स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए, यस आई, और रिजर्व वर्ड भी अलाउड नहीं है। यस आई देखिए अंडर स्कोर लगा है INT, यम अंडर स्कोर HRA, POP अंडर स्कोर E अंडर स्कोर 89। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा कोई भी वैलिड नेम तभी होगा जब स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आएगा। स्टार्टिंग में ABCD आ सकता है आगे, अथवा अंडर स्कोर आ सकता है, डिजिट बाद में हो सकता है। ठीक है, चलिए, दीज रूल्स रिमेन सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेरिएबल्स। ये जो नेमिंग के रूल हैं, चाहे वो प्राइमरी जो है प्राइमरी कांस्टेंट हो या सेकेंडरी, सबके लिए सेम होता है। लेकिन अलग अलग जो डेटा होता है उसके लिए जो है स्पेसिफिक जिस तरह का वेरिएबल होगा उसमें उसी तरह का डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, सी कंपाइलर इज एबल टू डिस्टिंग बिटवीन वेरिएबल नेम बाय मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर यू टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल नेम दैट यू विश टू यूज इन ए प्रोग्राम। दिस टाइप डिक्लेरेशन इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं कि हम जिस तरह का वेरिएबल नेम बनाएंगे उसको हमें जो है स्टार्टिंग में किसी भी प्रोग्राम में उसके ब्लॉक के स्टार्टिंग में ही जो है उसका जो है टाइप डिक्लेयर करना होगा। कैसे टाइप डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए हमें जो डेटा टाइप लिखना होता है और उसके बाद वेरिएबल का नाम। जैसे देखिए आप लोग इंट INT, इंट मीन्स आपको समझना है कि इंटीजर टाइप का जब हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं तो इंट लिखते हैं। यस आई कामा यम अंडर स्कोर HRA सेमी कोलन। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, सी लैंग्वेज में जितने भी स्टेटमेंट राइट करेंगे सेमी कोलन लगाएंगे। जैसे फ्लोट टाइप का अगर हम बना रहे हैं बेसिक सैलरी तो हमने बनाया BAS बेसिक हो गया, SAL सैलरी। कोड का जो एक कैरेक्टर टाइप का बना रहे हैं CHAR कोड, तो देखिए इसका अर्थ क्या है, यस आई में जो वैल्यू होगा इंटीजर टाइप का रहेगा। HRA मंथली जो है हाउस रेंट अलाउंस जो भी है उसमें जो वैल्यू रहेगा वो आपका इंटीजर टाइप का ही रहेगा। बेसिक सैलरी में मान लिया गया है कि जो डेटा होगा वैल्यू होगा वह डेसिमल पॉइंट आ सकता है। और कोड हम मान ले रहे हैं कि एक कोड वेरिएबल बनाए हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टर कांस्टेंट होगी। ठीक है, सिंस द मैक्सिमम अलाउड लेंथ ऑफ ए वेरिएबल, देखिए आगे यहाँ बता रहे हैं राइटर कि जो हमारा कोई वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम लेंथ रखेंगे 31 कैरेक्टर्स, क्योंकि मोस्टली कंपाइलर जो है इसको फॉलो करते हैं। इसलिए हमारा जो है कंपाइलर टू कंपाइलर जो है हमारा प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम रन करने में न करे जो है, इसके लिए जो है हम जो है जो सारे कंपाइलर फॉलो करते हैं वही हम जो है रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि आगे हम बताने जा रहे हैं, जैसे कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू कंस्ट्रक्ट ए मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम जो वेरिएबल का नाम रखेंगे वैलिड होना चाहिए, उसके साथ मीनिंगफुल भी होना चाहिए। जैसा प्रोग्राम रहे उसी तरह का इसमें नाम होना चाहिए। जैसा देखिए वेरिएबल नेम का है PRIN, जैसे हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, जैसा आपको बता दें सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो RT/100 होता है फार्मूला। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम लेने जा रहे हैं PRIN, प्रिन का अर्थ समझना है ऐसा वेरिएबल जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट को लिया जाएगा। ROI का अर्थ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। NOI का अर्थ समझिए नंबर ऑफ ईयर्स। भाई प्रिंसिपल अमाउंट कोई पैसा किस रेट से कितने ईयर तक जमा करेंगे तब ना हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यह आपका है इसके बारे में। ठीक है,
तो ना देखिए, यहाँ राइटर कह रहे हैं कि नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स और प्रिंसिपल अमाउंट ABC ले लें। ABC ऐसे लेंगे तो हमारा प्रोग्राम तो वैलिड रहेगा, लेकिन जब हम मान लेते हैं कोई लेंदी प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें बहुत कुछ यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम कैसे क्लियर कर पाएंगे कि ABCD का क्या मतलब है। इस कारण से हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें जिस तरह का जो है नाम आएगा, जिस तरह का फार्मूला रहेगा, फार्मूले में उसका जो भी नाम रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल का नेम भी वैसा ही रखेंगे जिससे कोई एम्बिग्यूटी ना आए। आइए बच्चों आगे बात करते हैं, नया जो है टॉपिक, इसी में जो है कीवर्ड्स। तो बच्चों जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं कि जब मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल से हमारे क्या बनते हैं, कुछ आपके बनते हैं, वेरिएबल बनते हैं, कांस्टेंट बनते हैं और कीवर्ड्स बनते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द कंपाइलर। जो हमारा सिस्टम प्रोग्राम्स है उसको जो है कीवर्ड्स में जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग मशीन सिस्टम प्रोग्राम समझता है, पहले से डिफाइन किया गया है। द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स बिकॉज इफ वी डू सो वी आर ट्राइंग टू असाइन ए न्यू मीनिंग टू द रियल वर्ड या कीवर्ड। हम कीवर्ड्स के जो है के मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो इसका अर्थ है कि हम जो उसकी मीनिंग को चेंज करने जा रहे हैं और मशीन आपको यह अलाउड नहीं करेगा। सम सी कंपाइलर्स अलाउ यू टू कंस्ट्रक्ट वेरिएबल नेम्स दैट एग्जैक्टली रिजेंबल्स द कीवर्ड्स। कुछ लैंग्वेज ऐसी भी होती है जिसमें हम मशीन क्या करता है, आपको कीवर्ड्स बनाने की फ्रीडम देता है जिसमें आप उसको बना करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों ये बता दें कि सी लैंग्वेज में क्या है, जो स्टैंडर्ड NCC है उसमें जो है 32 वर्ड्स हैं, उसके जो है मीनिंग क्या है, फिक्स हैं, उसी को हम बोलते हैं रियल वर्ड या कीवर्ड्स। ठीक है, इसको आइए टेबल में समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि सबसे पहला जो कीवर्ड्स है यह है ऑटो। ऑटो आपका जो है जो जैसे कि हम जब वेरिएबल बनाते हैं ना, तो जो वेरिएबल है उसको मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी देखिए कई तरह का होता है। कंप्यूटर सिस्टम का अपना जो CPU होता है उसका रजिस्टर होता है, उसकी मेमोरी होती है, रैम होता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टोरेज क्लास के अकॉर्डिंग जो मशीन क्या करता है, वेरिएबल की कैटेगरी अलग अलग बनाता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट पड़ती है उस तरह से हम क्या करते हैं, स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक से ये बनाया गया वर्ड है ऑटो। ऑटो एक रियल वर्ड है जो आपका स्टोरेज क्लास के अंतर्गत आता है। ब्रेक, जैसा कि आगे हम लोग इसके बारे में प्रोग्रामिंग करेंगे, बताएंगे। ब्रेक का अर्थ है कि जब हम कोई काम करते रहते हैं और उसके बाहर निकलना होता है तो ब्रेक यूज करते हैं। केस, स्विच केस आगे हम लोग पढ़ेंगे तो केस का यूज वहाँ करेंगे। CHAR, जब हमें कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना होता है तो CHAR रिजर्व वर्ड यूज करते हैं। जब हमें कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल बनाना है तो उसके पहले CONST लगाते हैं। कोई लूप में जब हम चलते रहते हैं और उसमें जो है कुछ स्टेटमेंट को जब स्किप करना होता है तो कंटिन्यू रिजर्व वर्ड यूज करते हैं। डिफ़ॉल्ट का स्विच केस के आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। डू, लूप में इसका यूज करेंगे। डबल जिस तरह से आप जो है CHAR एक टाइप है, उसी तरह से रियल टाइप या जो डेसिमल पॉइंट जिस तरह का जो डेटा होता है उसके लिए हम जो डबल भी यूज करते हैं। डबल का अर्थ है डबल प्रिसीजन, डबल एक्यूरेसी, अप टू डेसिमल पॉइंट के बाद 11 डिजिट तक। इसके बाद यहाँ पर भी जो है 32 बिट्स कंपाइलर है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 11 डेसिमल प्लेसेस तक, और 16 बिट कंपाइलर है तो 11 प्लेसेस तक, और 32 बिट्स कंपाइलर है तो 15 प्लेसेस तक ये एक्यूरेसी मशीन कैलकुलेट करता है।
else, enum, extern, float, far, go to, if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, type def, टाइप को डिफाइन करना होता है, यूनियन, अनसाइंड, वायर्ड, वोलाटाइल, व्हाइल। तो ये आपके क्या है, रिजर्व वर्ड है, इनको आप याद कर लेना, आगे 1 by 1 जैसा आता जाएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट डैट कंपाइलर वेंडर्स, देखिए ब्रैकेट में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट, बोर्डलैंड, अलग अलग कंपनियां हैं जो कंपाइलर बनाती हैं। प्रोवाइड्स देयर ओन कीवर्ड्स अपार्ट फ्रॉम द वन मेंशन्ड अबव। These includes extended keywords like near, far, awesome। कुछ और भी कुछ का अपना स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं जिसमें नियर आ रहा है, नियरेस्ट के लिए, फार आ रहा है दूर के लिए, और असेंबली के लिए आ रहा है ASM। दो इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय NC कमेटी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक कमेटी है जो सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई भी नया जो है फंक्शन, नया जो है कीवर्ड्स, नया डिफिनीशन बनाना होता है तो यह कमेटी इसको डिसाइड करती है। आइए बच्चों, अब इतना लेक्चर हो गया तो आगे हम बात करते हैं फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो जैसा कि आगे हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग जो है एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है आर्म्ड विथ द नॉलेज अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड कीवर्ड्स, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज टू कंबाइन देम टू फॉर्म इंस्ट्रक्शंस। हाउएवर इंस्टेड ऑफ दिस वी वुड राइट आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम नाउ। Once we have done that, we would see in details instruction that it made use of। तो आइए बच्चों, अभी तक हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, रिजर्व वर्ड जो कुछ भी पढ़ा है इसको मिला करके आगे हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहेंगे, उसको देखते हैं। और उसको लिखने से पहले कुछ और हम बातें कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट, ईच इंस्ट्रक्शन इन ए सी प्रोग्राम इज रिटेन एज ए सेपरेट स्टेटमेंट। सी प्रोग्राम में जो ईच स्टेटमेंट होता है, ईच इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम सेपरेट लिखते हैं। देयरफॉर ए कंप्लीट सी प्रोग्राम वुड कंप्राइज ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। एक कंप्लीट प्रोग्राम क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होता है। सेकंड पॉइंट, द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन विच दे वी विश टू बी एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट को हम जिस ऑर्डर में लिखेंगे मशीन उसी ऑर्डर में प्रोसेस करता है, जब कोई कंडीशन नहीं लगा है तब। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैंक स्पेस में बी इंसर्टेड बिटवीन टू वर्ड्स टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हम लोग कापी किताब में जो कुछ भी कोई भी वर्ड लिखते हैं तो स्पेस क्यों देते हैं? स्पेस देने से रिलायबिलिटी बढ़ती है, रीडेबिलिटी बढ़ती है, कि जिससे हम जो है इंग्लिश के अलग अलग वर्ड्स को आसानी से पढ़ लेते हैं। अगर स्पेस नहीं देंगे तो हमें हर जगह सोचना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए जो है स्पेस देना जरूरी है। ऑल स्टेटमेंट्स आर इंटर्ड इन स्मॉल केस लेटर। सभी जो है स्टेटमेंट जो है स्मॉल लेटर में इंटर किए जाएंगे। C has no specific rule for position at which a statement is to be written। C में जो है कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हम जो है एडिटर पर प्रोग्राम कहाँ किस लाइन से लिखना स्टार्ट करें, कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। That's why it is often called free form language। इसी कारण से C को हम फ्री फॉर्म लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है एडिटर पर लिखने के लिए कोई बाउंड रूल नहीं है। अगला पॉइंट कहता है कि अगला पॉइंट राइटर कह रहे हैं कि सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विथ ए सेमी कोलन। सी में एवरी स्टेटमेंट जो है एंड कैसे होता है? सेमी कोलन से होता है। इसलिए जो है सेमी कोलन को स्टेटमेंट का टर्मिनेटर भी कहते हैं। लेट अस नाउ राइट डाउन आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम।
It would simply calculate simple interest of a set of values representing principal amount, number of years and rate of interest. अब देखिए यहाँ पर सिंगल कोट्स देखिए लिखा, सबसे पहले कमेंट लिखा गया है, स्लैश एस्ट्रिक्स में लिखा है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद एस्ट्रिक्स स्लैश, यह सी का जो है कमेंट है। कमेंट का अर्थ यह होता है जैसे हम लोग कॉपी किताब लेते हैं तो उसमें अपना नाम लिख देते हैं, उसी तरह से अगर हम जो है कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं कि किस लिए लिख रहे हैं, उसका क्या हेडिंग देना चाहते हैं तो कमेंट लाइन में लिख सकते हैं। जैसा यहाँ जो है स्लैश स्टार स्टार स्लैश के बीच में इनक्लोज्ड किया गया है, ठीक है। तो जैसे देखिए सबसे पहले हमने मेन फंक्शन लिखा, मेन के बाद जो है राउंड ब्रैकेट लगाया, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस लिखा, उसके बाद INT P कामा N सेमीकोलन, फ्लोट R कामा SI सेमीकोलन, P की वैल्यू असाइन किया, P में 1000 असाइनमेंट किया, N में 3 किया और R में 8.5 किया। इसके बाद देखिए यहाँ कमेंट लिखा गया है, कमेंट वाला जो अभी आगे बात करेंगे कमेंट क्यों यूज किया जा रहा है। फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, SI असाइनमेंट बाई P मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई R डिवाइड बाई 100। प्रिंट एफ के हेल्प से हमने जो है SI की वैल्यू को प्रिंट कराया। कैसे लिखा गया है, प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर %F कामा SI सेमीकोलन। अब इसके बाद आगे देखिए क्या है, कर्ली ब्रेस देखिए मेन का स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ मेन को क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कमेंट अबाउट द प्रोग्राम शुड बी इनक्लोज्ड विद इन स्लैश एस्ट्रिक्स एंड एस्ट्रिक्स स्लैश। यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम का कमेंट जो है स्लैश स्टार स्टार स्लैश के बीच में लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम आर कमेंट्स। जैसा कि आप ऊपर जो अभी हमने जो प्रोग्राम यहाँ पर डिस्कस किया उसमें जो टॉप 2 लाइन्स है वो कमेंट लाइन थी। दो कमेंट आर नॉट नेसेसरी, यद्यपि कमेंट जो नेसेसरी आवश्यक नहीं होता है। इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू बिगिन ए प्रोग्राम विथ ए कमेंट इंडिकेटिंग द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम, इट्स ऑथर एंड डेट ऑन विच द प्रोग्राम वाज रिटेन। देखिए यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि कमेंट जो है किसी प्रोग्राम का नेसेसरी पार्ट नहीं है, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस यह है कि हम जो है कमेंट स्टार्टिंग में लिखें कि यह प्रोग्राम कौन लिखा है और कब लिखा है। आगे कह रहे हैं कि एनी नंबर ऑफ कमेंट्स कैन बी रिटेन एट एनी प्लेस इन द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में हम एनी नंबर ऑफ कमेंट राइट कर सकते हैं, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। समटाइम इट इज नॉट सो obvious as to what a particular statement in a program accomplishes। समटाइम जो है यह बहुत ऑब्वियस नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है कि हम पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स का कमेंटेड करें, जब ज़रूरी होता है तब राइट करते हैं, ये समझना आप। जैसे देखिए यहाँ पर जब फार्मूला हमने प्रोग्राम में लिखा है तो वहाँ पर देखिए लिख दिया गया स्टार स्लैश फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट एस्ट्रिक्स स्लैश SI असाइनमेंट बाई PRN डिवाइड बाई 100 सेमीकोलन। आगे देखिए लिख रहे हैं ऑफन प्रोग्रामर सीम टू इग्नोर राइटिंग ऑफ कमेंट। प्रोग्रामर जो है कमेंट को राइट करना इग्नोर कर सकते हैं, बट व्हेन ए टीम इज बिल्डिंग बिग सॉफ्टवेयर वेल कमेंटेड कोड इज ऑलमोस्ट इसेंशियल फॉर अदर टीम मेंबर टू अंडरस्टैंड इट। देखिए यहाँ राइटर कह रहे हैं कि अगर हम इंडिविजुअली प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कमेंट जो मस्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, जो प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उसमें जो है कमेंट करना ज़रूरी होगा, क्योंकि हमारा जो कोड है वह दूसरा कोई देखेगा, उसको एक साथ फिर क्या करेगा, उसको मर्ज करेगा
तो इसलिए जो है कमेंट जरूरी है, जिससे कि वह चीज़ों को अच्छे समझ पाएगा कि जो है कि अलग अलग जो प्रोग्रामर है किस किस तरह के प्रॉब्लम को या किस तरह के प्रोग्राम को लिखे हैं। आगे, ऑल्दो ए लॉट ऑफ कमेंट्स आर प्रॉबेबली नॉट नेसेसरी इन दिस प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा भी प्रोग्राम जो है किसी भी प्रोग्राम में आवश्यक नहीं होता है। इट इज़ यूजुअली द केस दैट प्रोग्रामर टेंड्स टू यूज टू फ्यू कमेंट्स रादर टू मेनी। देखिए, हमें जो है कम से कम कमेंट को यूज करना चाहिए और कोड हमारी जो है आपको समझना कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। द नॉर्मल लैंग्वेज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू टेक्स्ट रिटन विद इन comments. Thus we can type this text in small case, capital or a combination. देखिए, वैसे तो जो हमारे जो राइटर कह रहे हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें जो प्रोग्राम हम लिखेंगे पूरा जो प्रोग्राम हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन कमेंट में हम जो है उसको कैपिटल कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एक चीज़ और बता रहे हैं, जो कमेंट हम लिखेंगे कमेंट के अंदर कमेंट नहीं कर सकते, इसी को बोल रहे हैं कमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड। कमेंट के अंदर हम जो है कमेंट आगे नहीं राइट कर सकते, उसका सिंबल आगे नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है /* कैल ऑफ एसर, फिर देखिए /* लिखा है आथर सैम .11/2002 // यह इनवैलिड कमेंट है क्योंकि कमेंट के अंदर कमेंट है, नेस्टेड कमेंट जो है इनवैलिड होता है। अब बच्चों आगे बात करते हैं जो है मेन फंक्शन। देखिए, मेन इज ए कलेक्टिव नेम। देखिए, मेन फंक्शन क्या है? मेन इज ए कलेक्टिव नेम दैट गिवन टू ए सेट ऑफ स्टेटमेंट। मेन क्या है? एक कलेक्टिव नेम्स है, एक जिसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को लिखा गया है। दिस नेम हैज टू बी मेन, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, यह और कहीं नहीं हो सकता। ऑल स्टेटमेंट दैट बिलोंग टू मेन आर इनक्लोज्ड विद इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस एज शोन बिलो। ऐसे सभी स्टेटमेंट जो मेन से बिलोंग करते हैं उसको जो है कर्ली ब्रेस के अंदर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर मेन राउंड ब्रैकेट स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन मेन क्लोज। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? टेक्निकली स्पीकिंग मेन इज ए फंक्शन। देखिए, टेक्निकली हम क्या पढ़ेंगे? मेन क्या एक फंक्शन है। राउंड ब्रैकेट जो है, जो पैरेंथेसिस बना हुआ है, इसको हम फंक्शन का सिंबल है सी प्रोग्रामिंग में। एवरी फंक्शन हैज ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस इन एसोसिएटेड विथ इट। कोई भी फंक्शन होगा उसके बाद क्या होगा? एक पैरेंथेसिस का पेयर होगा। वी वुड डिस्कस फंक्शन एंड देयर वर्किंग इन चैप्टर 5। हम लोग फंक्शन के बारे में डिटेल में जो है चैप्टर 5 में बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या कहते हैं? एनी वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हम प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसमें जो भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट यूज करते हैं उस एलिमेंट को, हर एलिमेंट को हमें क्या करना होता है? डिक्लेयर करना मस्ट होता है। जैसे हम देखो PNRSI उस फार्मूले में यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको डिक्लेरेशन मस्ट है। डिक्लेयर कैसे करते हैं? डेटा टाइप लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। यह इंटीजर में है इसलिए इंट स्पेस P, N सेमीकोलन। अगला स्टेटमेंट फ्लोट R, SI। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, वह जो है 10%, 5%, तो इस तरह का जो डेटा होगा वो पॉइंट में आ सकता है। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट जो भी आएगा यह जो है रियल वैल्यू हो सकता है। इस कारण से यहाँ पर फ्लोट में डेटा को डिक्लेयर किया गया है। एनी सी कमेंट्स ऑलवेज इवेंट विथ ए सेमीकोलन,
कोई भी स्टेटमेंट जो है सी में होगा वह सेमी कोलन से एंड होगा। आगे देखते हैं, इन द स्टेटमेंट यस आई असाइनमेंट बाई पी मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई आर स्लैश, यहाँ पर देखिए डिवीजन के लिए स्लैश सिंबल यूज करते हैं, डिवाइडेड बाई 100 सेमी कोलन। ठीक है, तो जैसा आप जानते हो कि जो भी कोई भी हमारा मैथमेटिकल जो है फार्मूला होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो रैंकिंग होता है हाई होता है, और जो एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट होता है। तो लेफ़्ट टू राइट सबसे पहले क्या करते हैं, जो सब पहले सिंबल मिलेगा वो मशीन पहले प्रोसेस करता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन सिंबल लेफ़्ट टू राइट मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, P इंटू एन कर देगा। उसके बाद फिर अगेन मिलेगा रिजल्ट, तो उसका जो है R से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद तो मशीन क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो है वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है एस आई वेरिएबल में मशीन क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है प्रिंट फंक्शन से जो है प्रिंट करा लेंगे। तो आइए बच्चों जो है देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन का जो जनरल फॉर्मेट क्या होता है। तो जनरल फॉर्मेट देखिए क्या होता है, प्रिंटफ राउंड ब्रैकेट में, जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पर डबल कोट्स में क्या रहेगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग रहेगा, इसके बाद कामा रहेगा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब देखिए फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन कंटेन, पर के फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या रख सकता है, तो रियल वैल्यू रहेगा तो %f रखेगा फॉर्मेट, वहाँ पर इंटीजर रहेगा तो %d, कैरेक्टर टाइप का वैल्यू रहेगा तो %c। ये आपको समझना है। ठीक है, जैसे प्रिंटफ फंक्शन देखिए हम लगाने जा रहे हैं, प्रिंट %f यस आई। ऊपर फार्मूले से मान लेते हैं कि अगर जहाँ पर प्रिंट मेथड है, अगर वहाँ पर प्रिंटफ फर्स्ट प्रिंटफ लगाते हैं तो क्या आएगा, और देखिए सेकेंड टाइम प्रिंटफ लगाया गया है, इसमें जो है 2 बार %d लगाया गया, 2 बार %f लगाया गया, और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में क्या है, p की वैल्यू है, n की वैल्यू है, r की वैल्यू है, यस आई है। तो आप देखेंगे पहले p का वैल्यू कितना है वो प्रिंट करेगा, n की वैल्यू क्या है इंटीजर वो प्रिंट करेगा, r की वैल्यू फ्लोट में है वह प्रिंट करेगा, यस आई की वैल्यू फ्लोट में है वह प्रिंट करेगा। थर्ड प्रिंटफ क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट, डबल कोट्स में जो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू लिखा है, तो जो आउटपुट आएगा सिंपल इंटरेस्ट लिख करके आएगा। RS इक्वल टू के बाद RS लगा रहेगा, रुपीज़ कितना है। और फोर्थ देखिए प्रिंटफ में क्या लिखा है, PRIN इज इक्वल टू %d \n रेट इज इक्वल टू %f। देखिए यहाँ पर दो फॉर्मेट लगे हैं, %d है और %f है। तो जो भी हम डबल कोट्स के बाद जो लिस्ट है उसमें 2 वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, P एंड R, तो P एंड R की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फोर्थ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो \n देखिए यहाँ पर जो है न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि प्रिंटफ मेथड जो यहाँ पर मैंने बताया आपको, इसके हेल्प, इसमें 2 चीज़ें हैं। यह फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है, इसके हेल्प से होता क्या है, हम किसी भी आइडेंटिफायर वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू को हम स्क्रीन पर, स्क्रीन का अर्थ है जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको स्क्रीन प्रोवाइड करता है जिस पर हम आउटपुट को चेक कर सकते हैं, उस पर इनकी वैल्यू को, जो इसके हेल्प से वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं और देख सकते हैं कि वैल्यू कैलकुलेट सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, जो ले रहे हैं वो कितना आ रहा है, जो दे रहे हैं वो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन के बाद क्या आ रहा है, सब कुछ हम वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए आगे कह रहे हैं कि देखिए प्रिंटफ कैन नॉट ओनली प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, इट कैन आल्सो प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन।
देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रिंटफ फंक्शन से ओनली वैल्यू को ही नहीं प्रिंट करा सकते, हम किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे 3 को प्रिंट करना है तो 3 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसके लिए हम इसका फॉर्मेट क्या राइट करेंगे, %d। 3 + 2 कितना आएगा, ये भी इंटीजर वैल्यू आएगा, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d। C एंड A + B × C - D, तो इस तरह से जो हम ABCD के वैल्यू लेकर के भी हम जो है हम एक्सप्रेशन को यहाँ पर राइट करके प्रिंट मेथड का यूज करके उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया प्रिंट फंक्शन के बारे में। अब कैसे कंपाइल कराते हैं एंड रन कराते हैं। Once you have written the program, you need to type it and instruct the machine to execute it। जैसे ही हम एक बार प्रोग्राम को राइट कर लेते हैं और उसको हम उसके बाद क्या करते हैं, रन कराते हैं। इसके लिए टू टाइप योर सी प्रोग्राम यू नीड अनदर प्रोग्राम कॉल्ड एडिटर। मान लिया हम लोगों ने एक प्रोग्राम कॉपी बना लिया, अब हम चाहते हैं कि मशीन पर टेस्ट करना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एडिटर चाहिए जिस पर हम अपने प्रोग्राम को टाइप करें, लिख सकें। तो इसके लिए जो है आपका जो टर्बो सी है या विजुअल स्टूडियो कोड है, आपको एक आईडी प्रोवाइड करता है जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर टर्बो सी यूज कर रहे होंगे तो आपको जैसे जो है फाइल पर जाते हैं, न्यू करते हैं, एक ब्लू स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। आप उस पर वह एक क्या है, एडिटर है, वह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए एक एडिटर प्रोवाइड कर रहा है और उसके हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसका EXE कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम आपको बताते हैं कि टर्बो सी या C++ को आप जो है गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है उसको फोल्डर ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद उसके फोल्डर में tc.exe जो है C डायरेक्टरी में tc bin के अंदर जो है होगा, जो है tc.exe एक फाइल होती है, उसको आप रन कराएंगे तो आपका जो है एडिटर जो है ओपन, मतलब आपका जो है टर्बो सी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उस पर आप प्रोग्राम राइट करिएगा, टाइप द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को सेव करिएगा। सेव करने के लिए फाइल पर जा कर के सेव करेंगे या F2 प्रेस कर देंगे फंक्शन जो है, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसमें आप प्रोग्राम को सेव कर देंगे। इसके बाद जो है यूज Ctrl+F9 करेंगे। Ctrl+F9 एक साथ प्रेस करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आपका प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा। यदि कंपाइल हो गया, सिंटैक्टिकली जो है आपका प्रोग्राम करेक्ट है, तो सेकंड स्टेप में उसके फॉलोड बाय क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। और यूज Alt+F5 टू व्यू द आउटपुट। इसके बाद क्या करेंगे, Alt+F5, अल्टरनेट जो की होता है कीबोर्ड पर, जो अल्ट की है उसके साथ जो है फंक्शन का F5 एक साथ प्रेस करेंगे तो आप जो है आपका आउटपुट क्या आया उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह आपका हो गया कैसे प्रोग्राम आप जो है। अब बच्चों आगे हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला मैंने, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स, इसकी वैल्यू को हम जो है डायरेक्टली लिया था और अब यहाँ चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को
कीबोर्ड डिवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो स्कैनर फंक्शन जो होता क्या है, एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन होता है। इसके हेल्प से हम वैल्यू को कीबोर्ड से, जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, उससे जो भी वैल्यू हम रीड करा सकते हैं। तो इसका देखिए सिंटैक्स क्या होता है, उसको मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो स्कैनर फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है, इसका मैं बता दे रहा हूँ। स्कैनर राउंड ब्रैकेट में होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। उसके बाद जहाँ पर प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर आएगा एड्रेस लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स जो भी वेरिएबल्स लिखेंगे वो सबसे पहले वेरिएबल नेम से पहले एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं आगे, स्कैनर फंक्शन में देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ना, एक नंबर, एक इंटीजर टाइप का नंबर लेना है तो इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया INT नम सेमीकोलन। इसके बाद नंबर में हमें डेटा रीड करना है तो स्कैनर %d एड्रेस ऑपरेटर नम सेमीकोलन। ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या करेगा, जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो करेगा क्या, यह फंक्शन जो वेट करता है, जैसे कीबोर्ड से कोई इंटीजर वैल्यू आप टाइप करोगे, नम जिस मेमोरी सेल को रिफर कर रहा है उस सेल में डेटा को ले जाकर के स्टोर कर देता है। आइए आगे बात करते हैं बच्चों इंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आप जानते, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन जो होता है सी लैंग्वेज में क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्टेटमेंट क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है स्टेटमेंट होते हैं जिसको जो है मशीन समझता है। तो हम जो है जो भी कुछ लिखेंगे, जो है जैसा रूल बताया जाएगा उसके रिगार्डिंग जो है अलग अलग इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। और हमें जो मशीन कैसे जो है स्टेटमेंट को समझता है उसी रूल को हम जो है आगे स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, उसी को हम समझ जाएंगे तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगा। तो जैसा हमें प्रॉब्लम होगा तो मशीन जिस भाषा को समझता है हम उसी भाषा में प्रोग्राम लिखेंगे, तो हम उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को अपना सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ बताने जा रहे हैं कि जो सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो है ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि जब हम कोई वेरिएबल प्रोग्रामिंग में जो है यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट, तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना होता है। तो इसके लिए जो है हमें जो है सबसे पहले क्या करना होता है, फंक्शन के जस्ट स्टार्टिंग में ही हम ऑल मेंबर्स को, ऑल वेरिएबल्स को, कौन सा मेंबर किस टाइप का है, कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, कोई इंटीजर टाइप का है तो INT x लिखा, फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट y लिखा, कैरेक्टर टाइप का है तो फ्लोट z लिखा। जिस तरह का हमारा वेरिएबल्स है उस टाइप का हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। इसके आगे आते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जहाँ पर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, जैसे वहाँ पर हम क्या करते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। जैसे कि x = y + z, तो यह आपका क्या है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो जहाँ पर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है वहाँ पर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखिए क्या होता है, टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम। देखिए कोई प्रोग्राम होता है उसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम क्या करते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम जिस आर्डर में प्रोग्राम या सेंटेंस या यहाँ पर स्टेटमेंट राइट करते हैं, मशीन टॉप टू बॉटम उसी आर्डर में प्रोसेस करता है। ठीक है। लेकिन आगे चल कर के हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि कैसे जो है हम उसके आर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा बच्चों आपको बता देते हैं टाइप डिक्लेरेशन।
दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। देखिए टाइप डिक्लेरेशन से हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल यूज होना करते हैं उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि वह किस टाइप का है। जैसे कि बेसिक सैलरी मान लेते हैं, इंटीजर टाइप का है तो INT BAS सेमीकोलन लिखा। आगे देखिए फ्लोट RS ग्रॉस सैलरी, ठीक है, और रिजल्टेंट सैलरी कैरेक्टर टाइप का नेम है, कोड है। तो जिस टाइप का हमें वेरिएबल बनाना है उसका टाइप हमें ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अगर सारे वेरिएबल एक ही टाइप का है तो डेटा टाइप स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद जो भी वेरिएबल का लिस्ट होता है कामा लगा देते हैं। अलग टाइप का है तो उसको अगली लाइन से लिखते हैं, फिर अगली टाइप का है तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों आगे देखिए, वाइल डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल वी कैन आल्सो इनिशियलाइज इट। देखिए जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना कि कौन सा वेरिएबल हम बना रहे हैं तो उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो हम वैल्यू को स्टार्टिंग में ले भी सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी समय उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे INT असाइनमेंट 10, आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें 10 स्टोर कर दिया। जे एक दूसरा इंटीजर वेरिएबल बनाया, उसमें 25 स्टोर कर दिया। फ्लोट टाइप का मतलब रियल टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए, उसमें 1.5 स्टोर कर दिया। एक दूसरा वेरिएबल बनाया 1.b जिसमें 1.99 स्टोर कर दिया, प्लस 2.4 एस्ट्रिक्स 1.44। तो जो भी रिजल्ट आएगा यह आपका बी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है, रियल टाइप का वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि जो वेरिएबल का आर्डर होता है डिक्लेयर करने का वह इनसिग्निफिकेंट होता है। हम चाहे IJ डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो I को पहले करें या J को पहले करें, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जब फ्री फॉर्म रहेगा तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन आगे देखिए, हाउ एवर फ्लोट A असाइनमेंट बाई 1.5, B असाइनमेंट बाई A + 3.1 इज ऑल राइट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें A की वैल्यू को यूज कर रहे हैं, इसलिए जो है A की वैल्यू डिक्लेयर करना मस्ट है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये रॉन्ग है। देखिए अगर फ्लोट B = A + 3.1 कामा A असाइनमेंट बाई 1.5, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू यूज पहले हो रहा है और डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं, इसलिए रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर लिखा है इज नॉट वैलिड। तो कोई वेरिएबल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब यूज करते हैं तो उसके पहले डिक्लेरेशन मस्ट है। देखिए लिखा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड वर्क, INT ABCD सेमीकोलन, A असाइनमेंट B असाइनमेंट C असाइनमेंट 10। अगर हम ABCD में सेम वैल्यू डालना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, तो यह सही है, ठीक है। आखिर लेकिन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि INT A असाइनमेंट B असाइनमेंट C ऐसा ए रॉन्ग है, ठीक है। सबसे पहले डिक्लेयर करिए, उसके बाद वैल्यू को असाइनमेंट करिए। देखिए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, C अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम एंड कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कह रहे हैं कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या है, आपका अर्थमेटिक जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड भी वेरिएबल होना चाहिए, राइट साइड भी वेरिएबल होना चाहिए, और राइट साइड वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड जो है वेरिएबल ओनली रहेगा, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड नहीं हो सकता।
यह आपका एग्जाम्पल है, इसको आप जो है वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मेरा जो है वीडियो आप पूरे ध्यान से देखिएगा। मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को बताऊंगा, जिससे आपको पूरी सी की मास्टरिंग हो जाएगी। आप जो है किसी भी जो है हाई लेवल की जॉब, लो लेवल की जॉब, मीडियम लेवल की जॉब, जिस लेवल की आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, देखिए बेटा आगे, द वेरिएबल एंड कांस्टेंट टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड। देखिए वेरिएबल एंड कांस्टेंट जब एक साथ आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। that are operated upon by the arithmetic operators and result is assigned using the assignment operator to the variable on the left hand side। देखिए जब वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ आते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर भी आता है, ठीक है, तब उसको हम ऑपरेंड कहते हैं। जैसे देखो बेटा इंटीजर, देखिए मोड एरिथमेटिक क्या कर रहे हैं कि दिस इज एन इंटीजर एरिथमेटिक इन विच ऑपरेंड आर आइदर इंटीजर वेरिएबल और इंटीजर कांस्टेंट। देखिए इंटीजर अरिथमेटिक में क्या है, जो वेरिएबल हमारा होगा या तो इंटीजर होगा या इंटीजर कांस्टेंट होगा। जैसे देखिए आई कामा किंग इज ए सैक नोट इट। देखिए ये सब वेरिएबल हमने बनाया है, सभी इंटीजर टाइप के हैं। आई की वैल्यू जो है +1 कर दिया, मतलब +1 कर दिया। किंग की वैल्यू जो है देखिए इज सैक मल्टीप्लाई 234 प्लस नोट इट -7689। नेक्स्ट एग्जांपल रियल मोड में देखिए क्या है, रियल मोड में मिक्स रहेगा। फ्लोट क्यूबी एंटीन के एसआई प्रीन ए नंबर ऑफ ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यूबी इज इक्वल टू एंटिक प्लस कोई वैल्यू है 23.123 डिवाइडेड बाई 4.5 मल्टीप्लाई 0.3442 सेमीकोलन। एस आई असाइनमेंट बाई PRIN मल्टीप्लाई एस्ट्रिस्क ANOY एस्ट्रिस्क ROY डिवाइडेड बाई 100.0। यह आपका क्या है, यहाँ पर सारा डेटा क्या है, फ्लोटिंग में है। इसके पहले सारा डेटा क्या है, इंटीजर फॉर्मेट में है। और मिक्स में क्या होगा, इंटीजर और इंटीजर फ्लोट की मिक्सिंग हो जाएगी। उसमें जो वेरिएबल होंगे कुछ इंटीजर टाइप के होंगे और कुछ फ्लोट टाइप के होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि कुछ सी अलाउज ओनली वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। देखिए सी लैंग्वेज में जो हमारा वेरिएबल होता है मैथमेटिकल, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, केवल एक वेरिएबल होगा। ठीक है, लेकिन राइट साइड जो है 1 और मोर देन 1 वेरिएबल हो सकता है। जैसे देखिए जेड असाइनमेंट बाई के एस्ट्रिक्स आई इज लीगल व्हेयर एज के एस्ट्रिक्स आई असाइनमेंट बाई जेड इज इलीगल। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है मोर देन 1 जैसे ही वेरिएबल होगा वह इनवैलिड हो जाएगा। आगे देखते हैं बी, इन एडिशन, इसके साथ साथ डिवीजन ऑपरेटर आल्सो प्रोवाइड ए मॉडुलर डिवीजन। जब हम डिवीजन करते हैं ना तो सी लैंग्वेज में क्या है, एक डिवीजन ऑपरेटर आ रहा है जिसे हम, देखिए डिवीजन हम लोग करते हैं, देखिए मैथ में प्लस करते हैं, प्लस सिंबल से ऐड करते हैं, माइनस से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अलजबरा में डॉट लगाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। सी लैंग्वेज में एस्ट्रिस्क लगाते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अलजबरा में स्लैश या भाग करने वाले चिन्ह से डिवाइड कर लेते हैं, बटा कर देते हैं, डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्लैश सिंबल से हम डिवाइड करते हैं। और जब डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर
बहुत क्वांटिटी ऐसी होती है जो डिविजिबल नहीं होती। तो जो डिविजिबल नहीं होती है तो उसके लिए यहाँ पर एक नया सिंबल आ रहा है जिसका नाम है मॉडुलो डिवीजन। मॉडुलो डिवीजन क्या करता है? ओनली सी प्रोग्रामिंग में लिमिटेशन है, ओनली इंटीजर टाइप के डेटा पर हम इसको अप्लाई करके जो है रिमाइंडर चेक कर सकते हैं कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, वह चेक करना है तो मॉडुलो डिवीजन चेक करता है, फाइंड आउट करता है। जैसे आप देखें 10 मॉडुलो डिवीजन 2 अगर करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। लेकिन 10 को मॉडुलो डिवीजन जब 3 करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 शेष बचता है जब 10 को 3 से डिवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक लिमिटेशन यह है, पॉजिटिव निगेटिव केस में जो होता है हमारा जो मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर है वह जो है न्यूमरेटर का साइन बताता है, डिनोमिनेटर का साइन नहीं बताता। जैसे देखिए -5 मॉडुलो डिवीजन 2 जब करेंगे ना तो क्या देगा? -1 देता है। लेकिन 5 मॉडुलो डिवीजन -2 जब करेंगे तो यह 1 देता है, जो कि रॉन्ग है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मॉडुलो डिवीजन साइन के केस में साइन ऑफ न्यूमरेटर देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब जैसे देखिए अब कैरेक्टर टाइप के अगर हमें कांस्टेंट स्टोर करना है तो सबसे पहले कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। तो मान लेते हैं कि हमने 3 कैरेक्टर वेरिएबल बनाया ABD। ए में हमने F स्टोर किया। तो जैसा आपको पहले बताया गया कि कोई भी कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट का अर्थ है कि कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोट में राइट करेंगे वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए ए में जो है F कैरेक्टर कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर किया, बी में G कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर किया, डी में प्लस कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर किया। तो देखिए F का जो ASCII कोड होता है 70 होता है, ठीक है, G का 71 होता है, और उसी तरह से प्लस का भी स्पेसिफिक कोड होता है। इसको जो है आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे टेबल है उसको हम दिखा देंगे। आगे देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन परफॉर्म इन फ्लोट्स एंड कैर्स। तो हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जो है इंटीजर, कैरेक्टर्स एंड फ्लोट पर परफॉर्म होता है। जैसे देखिए कैरेक्टर टाइप का 2 वेरिएबल बनाया XY, एक बनाया इंटीजर टाइप का। X में A की वैल्यू स्टोर किया, A का ASCII कोड, A कैरेक्टर कांस्टेंट, और Y में B कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर किया। और Z की वैल्यू, Z इंटीजर टाइप का, Z में जो है हमने जो पेंट कराया। देखिए Z में क्या आएगा, A का ASCII कोड जो भी होता है 97, B का 98 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो भी कैरेक्टर कांस्टेंट होगा इसकी वैल्यू एडिट करके Z में स्टोर हो जाएगा। आगे देखिए नो ऑपरेटर इज एज्यूम टू बी प्रेजेंट। अब जैसे देखिए अलजबरा में आप जानते होंगे कि ए इक्वल टू जब अलजबरा में लिखते हैं C.D.B राउंड ब्रैकेट में XY लिखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? सी लैंग्वेज में जहाँ पर डॉट डॉट है उसको अर्थ यह है कि वहाँ मल्टीप्लाई है। तो जब सी प्रोग्रामिंग में या सी का स्टेटमेंट राइट देंगे तो वहाँ पर क्या लगाएंगे? एस्ट्रिक्स लगाएंगे। जो देखिए इसीलिए यहाँ लगाया गया है C*D B*, जहाँ पर डॉट रहेगा वहाँ पर भी, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पर भी माना जाएगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। और राउंड ब्रैकेट में XY है तो X.Y, X*Y। अब देखिए एक चीज़ और है, सी लैंग्वेज में जो है ना एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए कोई जो है ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो नीचे देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनवैलिड। असाइनमेंट बाई 3**2 सेमीकोलन।
बी असाइनमेंट बाई 3 कैरेट ऑपरेटर 2 सेमीकोलन। तो ये दोनों क्या है, सी लैंग्वेज में रॉन्ग है। अगर हमें एक्सपोनेंशियल निकालना है तो हमें मैथ हेडर फाइल लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंटफ स्कैनर फंक्शन यूज करना है तो stdio हेडर फाइल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भी प्रिंट एंड स्कैनर फंक्शन है उसका एक्चुअल जो डिफाइंड फंक्शन कोड है वह stdio हेडर लाइब्रेरी फाइल्स में होता है। और पावर फंक्शन का यूज करना है POW, तो इसके लिए मैथ हेडर फाइल लगाना होगा। तो इसके लिए हैच इंक्लूड math.h मेन फंक्शन लगाया, ब्लॉक को स्टार्टिंग क्लोजिंग किया, INT ए असाइनमेंट बाई 3 पावर 2, तो इसको लिखेंगे POW में बेस कामा इंडेक्स। अब इस तरह से हमारा जो है 3 पावर 2 में 9 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो है टॉपिक हम बताने जा रहे हैं कि इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। तो देखिए अब यहाँ कन्वर्जन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए सी लैंग्वेज में क्या होता है ना, अलग अलग जो डेटा टाइप होते हैं सबकी मेमोरी अलग अलग होती है। अगर मिक्सिंग हो गया तो जो रिजल्ट होता है वह जो है मिक्सिंग टाइप का आएगा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमें जो है फ्लोट से इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए या फ्लोट से इंटीजर से फ्लोट चाहिए, तो ऐसे में हमें जो है टाइप को कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है। इसके लिए बात यहाँ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, जब हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं उसमें सभी जो है डेटा जो है इंटीजर टाइप के हैं, तो जो रिजल्ट आएगा इंटीजर आएगा। और दूसरा रूल कहता है कि इंटीजर और रियल या फ्लोट की मिक्सिंग है तो जो रिजल्ट आएगा वह रियल रिजल्ट आएगा, ठीक है। एन ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड रियल ऑलवेज यील्ड ए रियल रिजल्ट। यहाँ कह रहे हैं कि जब हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सी प्रोग्रामिंग में और कुछ डेटा इंटीजर टाइप का है कुछ रियल, तो जो रिजल्ट आएगा वह रियल टाइप का आएगा, मतलब डेसिमल पॉइंट वाले टाइप का जो है मशीन प्रीफर करेगा। अब जैसे यहाँ टेबल देख लीजिए 5/2, तो 5 में 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए 5 इंटीजर है 2 इंटीजर है, तो इंटीजर में इंटीजर जब भाग देंगे तो इंटीजर आएगा। आपने रूल पढ़ा कि इंटीजर इंटीजर आएगा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं सी में तो इंटीजर आता है, इस कारण से 2 आएगा। लेकिन देखिए दूसरा जो है रिजल्ट क्या कर रहा है 5.0/2। अब देखिए ऊपर वाला जो वैल्यू न्यूमरेटर का है वह फ्लोट हो गया और जो डिनोमिनेटर है वह इंटीजर है। तो अभी दूसरा रूल क्या कहता है, रियल एंड फ्लोट जब रहेगा तो जो रिजल्ट आएगा वह जो है फ्लोट आएगा, इसलिए जो रिजल्ट क्या आया 2.5 आया। और 5/2.0 और यहाँ पर भी एक डेटा क्या है रियल है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा 2.5 आएगा। 5.0 डिवाइडेड बाई 2.0, तो आपने क्या देखा कि कोई भी एक जो है फ्लोट है तो जो रिजल्ट आ रहा है वह फ्लोट में आ रहा है। जब ऑल इंटीजर हो गए तो इंटीजर आएगा, कोई भी एक रियल रहेगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा इन फ्लोट आएगा। उसी तरह देखो ध्यान से 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए दोनों इंटीजर है। मैथ में करोगे तो क्या आएगा 0.4 आएगा, लेकिन आपने रूल क्या पढ़ा कि इंटीजर इंटीजर तो रिजल्ट इंटीजर, तो 0.4 का जो इंटीजर वैल्यू कितना है 0 है, इसलिए जो है जो रिजल्ट क्या मशीन शो करेगा 0। और अदर जो है 3 केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या बोथ जब फ्लोट बन जाएगा तो जो रिजल्ट कितना आएगा 0.4 0.4 0.4। यह आपका टाइप कन्वर्जन हो गया, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक हो गया। अगर हम जो है फोर्सफुली कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो फ्लोट रिजर्व वर्ड का यूज करके भी करा सकते हैं। इसका जो है
यह टेबल देख लीजिए, इसको आप लगा लीजिए। यहाँ क्या ध्यान देना है, 2/9 रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो इंटीजर आएगा। देखिए ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, टेबल जो है इससे क्लियर हो जाएगा, वहीं प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट सिंस बोथ 2 and 9 आर इंटीजर्स द रिजल्ट इज एन इंटीजर 0, दिस 0 इज देन असाइन टू k। इन सेकेंड केस 9 is promoted to 9.0 and the result division is performed, division yields 0.222. However, this cannot be stored in k बिग एन int। देखिए यहाँ पर जो टेबल है बेटा ना, टेबल में 0 क्यों आया, क्योंकि जो k है ना वो इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर जो k है, यहाँ पर जो k वेरिएबल लेफ्ट साइड है ना वो इंटीजर टाइप का है। राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है फ्लोट भले हो जाए, लेकिन लेफ्ट साइड का भी जो है फ्लोटिंग टाइप का जब तक नहीं रहेगा उसमें फ्लोटिंग डेटा स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अच्छा टेबल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हमारा जो है टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट चल रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें होता क्या है, कुछ जगह प्लस सिंबल आ जाते हैं, कुछ जगह माइनस आ जाते हैं, कुछ जगह डिवीजन किए आ जाते हैं, कुछ जगह मल्टीप्लिकेशन किए आ जाते हैं। तो हमने जो है मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जो बदमाश रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में भी मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले आ गया, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है इनकी प्रेसिडेंस, इसकी रैंकिंग हाई होता है और प्लस माइनस का जो रैंक होता है वो लो होता है। तो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यह आपका क्या हुआ, ऑपरेटर्स का जो है हायरार्की इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर टेबल है, इसमें दिया गया है फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलो डिवीजन, इनका जो है रैंक फर्स्ट होता है। प्लस माइनस जो होता है उनका सेकंड ऑर्डर में रैंक होता है, और थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का रैंक होता है। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट रैंक के प्रायोरिटी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड रैंक, उसके बाद थर्ड रैंक। इसी को हम लोग अप्लाई करते हुए हम कोई भी जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व किए होंगे। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट कोई भी दिया रहेगा उसका जो है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिवाइड करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इसके बाद इस तरह से होता जाता है और हमारा जो एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप जो है इंटर पास आउट हैं, तो निश्चित है कि आप जो है इस तरह के मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम्स है इसको आप सॉल्व आउट कर चुके होंगे। तो ठीक है, एक दो प्रॉब्लम बच्चों जो है इसको आप कर लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर 3/2 है। ठीक है, तो जैसे देखो सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबसे पहले आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है,
डिवीजन, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन आ गया, तो डिवीजन को सॉल्व कर दिया, तो 3/2 करेगा ना, तो 3 इंटीजर 2 इंटीजर, तो एक बार जाएगा तो एक आ जाएगा। तो फिर 1 × 4 4 आ गया, प्लस 3/8। अब आगे देखिए 3/8 करेंगे तो 3/8 की प्रायोरिटी जो है हाई होती है प्लस माइनस के कंपैरिजन में। तो 3/8 जब करेंगे तो 0 बार जाएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू 0 होगा और सब डेसिमल पॉइंट में आएगा। या इंटीजर बाई इंटीजर रिजल्ट क्या आता है, इंटीजर आता है, तो 4 + 0 + 3 7 आ जाए, तो रिजल्ट 7 आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक जो है आपका जो है पूरा हो गया। और बच्चों यहाँ पर लास्ट में देखिए, यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके बुक में, इसको देखिए सी एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया गया है। देखिए a × b - c × d है, तो इसको सी एक्सप्रेशन में जब राइट करेंगे तो a*b - c*d लिखेंगे। अब जैसे देखिए एक ब्रैकेट में m + n है, दूसरे ब्रैकेट में a + b है, तो जब हम c में लिखेंगे तो ब्रैकेट तो रहेगा ही रहेगा, जहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो उसका अर्थ मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है अलजेब्रा में, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एस्टेरिस्क सिंबल लगाएंगे। अब जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे देखिए 3x2 लिखा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3x² + 2x + 5। तो अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए सीधे आपको लिखना है 3x का स्क्वायर, तो x को दो बार मल्टीप्लाई करिए, + 2 x + 5। अगर x³ होता तो x x4 होता तो x को जो है 4 बार लिखते। ठीक है, अब देखिए a + b + c होल का डिवीजन d + e है, तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूमेटर की ग्रुपिंग करेंगे, जो कि पूरे न्यूमेटर में जो डिवीजन हो रहा है, तो न्यूमेटर के वो एक ग्रुपिंग कर लिए, a + b + c डिवाइडेड बाई स्लैश लगा देंगे d + e। उसी तरह से तो ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही जो है, मेरे ख्याल से इसी तरह से अगला कर लेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपको। अगर मेरा वीडियो आपने को अच्छा लगा तो आप हमें बताइए, जो है अगला वीडियो आपको बताते हैं, जो है बढ़िया से बनाते हैं, जो है अच्छा से प्रोग्रामिंग कराएंगे। पहले थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम आपको लाएंगे जो प्रोग्रामिंग लेक्चर लाएंगे, जिसमें पूरी प्रोग्रामिंग बताएंगे।